गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत आय के संदर्भ में ब्याज निर्धारण के लिए 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है निवेश मांग अनुसूची, दूसरा बचत अनुसूची, तीसरा तरलता पसंदगी अनुसूची तथा चौथा मुद्रा की मात्रा के सामूहिक प्रभाव का विश्लेषण करता है। किंसके तरलता पसंदगी सिद्धांत में केवल 2 ही तत्व दिए गए हैं। कौन कौन से तत्व थे वो? तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा। उधार दे कोष सिद्धांत में इन सब चारों को लिया गया है, ठीक है, वहां पर इन सभी को लिया लिया है। लेकिन उस सिद्धांत की कमजोरी क्या थी? उन्होंने आय के स्तर को क्या मान लिया था? स्थिर मान लिया था, यानी उन्होंने इनकम लेवल की उपेक्षा की थी। तो ऐसा कोई सा भी सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता जो आय के प्रभाव की उपेक्षा करे। यही कारण है कि ब्याज का आधुनिक सिद्धांत में निवेश मांग, बचत, द्रव्य की तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की मात्रा का अध्ययन आय के संदर्भ में समग्र व एकीकृत रूप में किया जाता है। एक और आई एस का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। एस का मतलब क्या है? सेविंग। ये वक्र वास्तविक क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या है, इन दोनों के मध्य संतुलन को बता रहा है आई एस वक्र। दूसरा है एल एम। एल एम वक्र क्या है? ये लिक्विड। एल का मतलब है द्रव्य की मात्रा एवं तरलता पसंदगी, ठीक। एल का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और एम का मतलब है मनी सप्लाई। तो द्रव्य की मात्रा व तरलता पसंदगी के मध्य संतुलन को बताता है। जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु पर आपकी क्या है? द्रव्य की मात्रा, ब्याज और आय का संतुलन प्राप्त होता है। और इस बिंदु के तद अनुरूप ब्याज दर ब्याज की संतुलन दर है, जहां अर्थव्यवस्था के मौद्रिक और वास्तविक क्षेत्र दोनों संतुलन में होते हैं। दूसरे शब्दों में आधुनिक सीएस वक्र किसके संतुलन को बता रहा है? वास्तविक क्षेत्र के संतुलन को बता रहा है। वास्तविक क्षेत्र का मतलब हो गया निवेश और विनियोग, बचत, ठीक है, वो वास्तविक क्षेत्र हो गया। और मौद्रिक क्षेत्र में हो गया मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संतुलन को बता रहा है। तो यानी ये जो आधुनिक सिद्धांत हमें मिला है ब्याज का, ये मौद्रिक क्षेत्र के संतुलन को बताता है, साथ ही साथ वास्तविक क्षेत्र के संतुलन को बताता है। और इन दोनों संतुलनों के साथ में यह आय और ब्याज के दरों को डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए आईएस वक्र की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। आईएस वक्र क्या है? यह वक्र विभिन्न आय मात्राओं और विभिन्न ब्याज दरों के संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर कुल वास्तविक बचत और कुल वास्तविक विनियोग बराबर है। यानी आईएस वक्र आय और ब्याज दरों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर कुल बचतों और कुल निवेशों में संतुलन होता है। यह है आईएस वक्र अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र में संतुलन का द्योतक है, ठीक है। आप यहाँ देखिए इस डायग्राम, इस टेबल को देखिए, आईएस वक्र किस तरीके से निकाला गया है। इसके ए बी सी 3 पार्ट है। ए पार्ट में देखिए विनियोग के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्याज की दर का विनियोग के साथ संबंध बताया गया है, विनियोग की मात्रा बढ़ रही है। अब आप बचत वाले उसमें जाइए, बी वाले शेड्यूल में, बी वाले में देखिए आप टेबल में बचत पूर्ति, बचत का संबंध किससे बताया है? आय के साथ में बताया है। आय के जो पार्ट का, जैसे 500 करोड़ इनकम है तो 50 करोड़ की बचत, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी बचत बढ़ रही है। अब चूंकि वास्तविक क्षेत्र किन के बीच में संतुलन को बता रहा है? विनियोग और बचत के बीच में संतुलन। और इस संतुलन पॉइंट पर वह और क्या बता रहा है? आय और ब्याज की दर के बारे में बता रहा है। तो जो सी वाला जो आपका टेबल है, इस टेबल में देखिए ब्याज की दर को आपने ए वाले पार्ट से ले लिया, ठीक है, और आय को आप बी वाले पार्ट से ले लीजिए। और अब आप यहाँ देखिए कि जब ब्याज की दर 5% रहती है, इस 5% पे इनकम है आपकी 500 करोड़। इस 500 करोड़ इनकम पर आप बचत कर रहे हैं 50 करोड़ की, और इस 5% ब्याज की दर पे आप विनियोग कर रहे हैं 50 करोड़ का। यानी बचत और विनियोग दोनों बराबर है। इसी प्रकार से जब ब्याज की दर कम हो गई 4% ब्याज की दर पे आप विनियोग कर रहे हैं 100 करोड़ के बराबर, ठीक है ना।
इस 4% ब्याज की दर पे इनकम है 750 करोड़। 750 करोड़ इनकम पर आप बचत कर रहे हैं 100 करोड़, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, विनियोग और बचत बराबर हो गए। यानी आप इनके सभी पॉइंट्स पे देख लीजिए, इनकम और ब्याज की दर के ऐसे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जहाँ पर आपके बचत और निवेश दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आप इसमें ये नेगेटिव रिलेशन आपको समझ में आ ही रहा है, ब्याज की दर और विनियोग के बीच में, और आय और बचत के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और हमें ऐसे आय और ब्याज की दर के विभिन्न कॉम्बिनेशन प्राप्त हो गए, यानी ये कॉम्बिनेशन ही है 500 करोड़। चार, ठीक है। इसी डायग्राम, अब इस टेबल को आप जब डायग्राम में उतारेंगे तो आप यहाँ देखिए कि जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ये आप देखिए ए पॉइंट पे, यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें देखिए आप कि विभिन्न आय स्तरों पर बचत और तथा विभिन्न ब्याज दरों में विनियोगों के ऐसे संयोगों को बताया गया है जहां पर बचत और निवेश में संतुलन है। यहाँ पर आई वक्र विभिन्न ब्याज दरों पर विनियोग को दर्शाता है, जबकि Y1 आय स्तर पे बचत S1 है, जो E1 पर ब्याज की दर के R5 दर पे निवेश के बराबर है। अर्थात Y1 आय के स्तर पर R5 ब्याज की वह संतुलन दर है जो E1 बिंदु पर कुल बचत व कुल विनियोग में समानता का द्योतक है। यानी आप यहाँ देखिए, ये जो आई कर्व है, आई कर्व, ये क्या बता रहा है, विनियोग और बचत होती है, विनियोग की मात्रा आपकी 50 से 100, 100 से आगे बढ़ती ही जा रही है। अब इस पॉइंट पे आप देखिए कि जब इनकम आपकी Y1 है, ये जो कर्व बता रहा है, आप ये देखिए Y1 S1 Y2 S2 Y3 S3 है ना, ये क्या बता रहा है, इनकम और ब्याज की दर के बीच में रिलेशन को बता रहा है कि जब इनकम आपकी Y1 है, तो ऐसी परिस्थिति में जो बचत आप कर रहे हो वह S1 कर रहे हो। तो ये जो जैसे ही निवेश और आप कह सकते हैं S1 यानी बचत, ये दोनों आपस में जहाँ काट रहे हैं वहाँ ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है, और वहीं पर आपकी बचत और विनियोग बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से जैसे ही इनकम बढ़कर Y2 हो जाती है, तो आपका बचत भी बढ़कर S2 हो जाता है, और ये है अब निवेश वक्र को R4 पॉइंट पे काट रहा है जहां पर आपके बचत और विनियोग बराबर आते हैं। इसी प्रकार से Y3 पर बचत है वो S3 हो जाती है, और ये वापस आपके निवेश वक्र को काट रहा है, और ब्याज की दर और बचत और विनियोग की मात्रा डिसाइड हो रही है। तो अब जब आप इनको जब अपने इसको ले लेंगे साथ में, अब बी पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है IS कर्व, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं। ये वक्र आय की विभिन्न मात्राओं यानी Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 में और ब्याज की विभिन्न दर के ऐसे संयोगों को व्यक्त करता है जिन पर हुआ है, क्योंकि आय में वृद्धि से बचतों में वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि के फलस्वरूप ब्याज दर गिरती है, अतः आय के ऊंचे स्तरों पर बचतों के बढ़ने के कारण ब्याज दरों में घटने की प्रवृत्ति होती है। IS वक्र की स्थिति बचत एवं विनियोग वक्रों की स्थिति के अनुसार बदलती है, पर यह हमेशा दाएं से नीचे बाईं ओर गिरता हुआ होता है। आप खुद भी जानिए कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आय के जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी बचतें बढ़ेंगी, बचतें बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है ब्याज दर में घटने की प्रवृत्ति हो रही है, ब्याज दर गिरेगा तो निवेश बढ़ेगा, तो फिर वापस आप देखिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर। इसी प्रकार से फिर इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो बचत बढ़ रही है, बचत बढ़ रही है तो ब्याज की दर में कमी आ रही है, ब्याज दरों में कमी आ रही है तो निवेश बढ़ रहा है। तो यहाँ पर IS कर्व क्या है आपका, बचत और विनियोग में संतुलन को दर्शा रहा है। अब हम देखते हैं LM कर्व की उत्पत्ति के बारे में। LM वक्र क्या है, मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन की बात करता है, यानी मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन का मतलब क्या है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में बराबर है। यह वक्र क्या बता रहा है, यह वक्र अर्थव्यवस्था में आय तथा आय और ब्याज दरों के उन विभिन्न संयोगों को
व्यक्त कर आय और ब्याज दरों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन पर मुद्रा की कुल मांग एवं मुद्रा की कुल पूर्ति में संतुलन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब इसको भी आप टेबल देखिए, अपने टेबल में आप समझ सकते हैं यहाँ मुद्रा की कुल पूर्ति दी गई है ना, ब्याज की दर के साथ में इसका निरपेक्ष संबंध है, यानी ब्याज की दर चाहे घट रही है बढ़ रही है, मुद्रा की कुल पूर्ति क्या है, स्थिर है, दी गई हुई है पहले से। बी पार्ट में देखिए आप, मुद्रा की जो मांग है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, M1 M2। M1 में जो बताया गया है मुद्रा की मांग, उसका आय के साथ में संबंध है। जब 500 करोड़ की इनकम है तो मांग क्या है, 150 करोड़। इसी प्रकार से जैसे जैसे मुद्रा की इनकम बढ़ती है, मुद्रा की जो सौदा व सतर्कता मांग है वह क्या है, वह भी बढ़ रही है। मुद्रा की जो सट्टा मांग है उसका ब्याज की दर के साथ में कैसा रिलेशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाती है मुद्रा की सट्टा मांग कम होती जा रही है। अब ये मुद्रा की जो दोनों टोटल मांग है, यानी सौदा सतर्कता और सट्टा मांग, M1 M2 मांग को प्लस कर देंगे तो जो मुद्रा की जो कुल मांग है वह भी स्थिर हो गई है, 500 करोड़ पे आ गई है। तीसरा जो पॉइंट है एलएम वक्र का, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्याज के अलग अलग डिफरेंस, आप अलग अलग आपने पॉइंट्स ले लिए 1 2 3 4 5, और आय आप ले लीजिए यहाँ से, है ना, 500 करोड़ 750 करोड़ इस तरीके से। अब आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 2% ब्याज की दर है, तो इस 2% ब्याज की दर पे आय क्या है, 750 करोड़। 2% ब्याज की दर पे मुद्रा की कुल पूर्ति तो स्थिर है ही, 500 करोड़। 750 करोड़ आय पर आपकी जो मुद्रा की मांग है वह 200 करोड़। बाद में 2% जो ब्याज की दर है इस पर आपकी जो सट्टा मांग आ रही है वह 300 करोड़ आ रही है, यानी मुद्रा की कुल मांग क्या आ रही है, 500 करोड़ आ रही है। इसको आप इस डायग्राम के थ्रू, इसको टेबल को आप ये एक्सप्लेन यहाँ पर दे रखा है, इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम एलएम वक्र के बारे में पढ़ते हैं। वाले डायग्राम में देखिए, ए वाले डायग्राम में Y1 आय स्तर पर R1 ब्याज की वह संयोग दर है जिस पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति ई वन बिंदु पर बराबर है, यानी मनी सप्लाई और मनी डिमांड दोनों बराबर है। इसी प्रकार Y2 Y3 Y4 अलग अलग इनकम पर ब्याज के दर के अलग अलग अपने को कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहे हैं जिस पर मुद्रा की कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मुद्रा की कुल पूर्ति को तो स्थिर कर रखा है MS कर्व के द्वारा। अब आप यहाँ देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपको पहली इनकम का ये जो आपकी जो आय है, आय के इस Y1 स्तर पे जो मनी डिमांड है वह LP1 हो रही है। जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जा रहा है, Y1 से Y2 Y3 Y4 होती जा रही है, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, मनी डिमांड है या तरलता पसंदगी है वह भी बढ़ रहा है, वह कर्व भी LP2 LP3 इस तरीके से ये कर्व बढ़ता जा रहा है। और ये जब मुद्रा की मांग और पूर्ति का ये जो वक्र है ये आपस में जैसे एक दूसरे को काटेंगे, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है और साथ में मुद्रा की मात्रा का भी निर्धारण हो रहा है। अब आप इस कर्व के ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, यानी अब आप यहाँ ब्याज की दर को क्या कर सकते हैं, R1 R2 R3, माने बी पॉइंट पे, बी वाले डायग्राम पे चले जाइए। बी वाले डायग्राम पे देखिए, ये जो हमने ये लिया है ना R1 R2 R3, ये तो हमने एज इट इज ले लिया यहाँ से। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं कि Y1 से Y2 ये इनकम का लेवल बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, तो इनकम को ले लिया है Y1 Y2 Y3 जो कि बढ़ती हुई आय को बता रहा है। तो ये कर्व का हर एक पॉइंट अलग अलग ब्याज की दर, अलग अलग इनकम के साथ में वह मात्रा बता रहा है जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलएम वक्र प्राप्त हो रहा है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे ये क्या बता रहा है कि मुद्रा की ये बता रहा है कि जैसे जैसे आय के स्तर में वृद्धि होती है, लोगों की तरलता पसंदगी बढ़ती जाती है और मुद्रा की मांग बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है, जबकि इसके विपरीत आय के स्तर में कमी होने पर द्रव्य की तरलता पसंदगी में कमी होने से मुद्रा की मांग घटती है और इसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर भी घटती है। ठीक है, अब ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होगा, ब्याज की दर का निर्धारण वहां होगा जहां पर IS कर्व और LM कर्व आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां ये काट रहे हैं वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है।
जो संतुलन में है, और वहाँ जो आपकी ब्याज की दर निर्धारित हो रही है वह 3% निर्धारित हो रही है, और इससे संबंधित इनकम जो डिसाइड हो रही है वह आपके है ना ओ एट शर्त पर डिसाइड हो रही है। ये जो थ्योरी दी गई है, ये थ्योरी आप कह सकते हैं कि आप पहले की जितनी भी थ्योरी दी गई थी किन्स के द्वारा या न्यू क्लासिकल या बचत विनियोग सिद्धांत, इन सभी में एक सुधार है, और ये थ्योरी हिट्स और हैंसन के द्वारा दी गई है। ठीक है, और इसमें इस थ्योरी में ब्याज की दर व आमदनी भी निर्धारित होती है, और साथ में ये सिद्धांत क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा को पार कर समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में पहुंच गया। ये ब्याज का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात है कि IS वक्र तथा LM वक्र में अगर परिवर्तन होता है तो संतुलन बिंदु, ब्याज दर व आय स्तर तीनों में परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि अथवा बचत की मात्रा में कमी से IS वक्र शिफ्ट होकर I1S1 हो जाता है, जबकि LM वक्र स्थिर रहता है तो ब्याज दर पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी और आय का स्तर ऊंचा होगा। ठीक है, इसको हम डायग्राम में देखेंगे अभी। और ऐसा भी संभव है जब मुद्रा की मात्रा घटा दी जाए या लोगों में द्रव्य की तरलता पसंदगी बढ़ जाए तो LM वक्र पीछे की ओर खिसक जाएगा। इसको भी हम अभी डायग्राम में देखेंगे। आप ये देखिए, इस डायग्राम में IS और LM कर्व आपको पहले P पॉइंट पे आप यहाँ देख रहे हैं, इस P पॉइंट पे दोनों संतुलन में हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि हमने पहले देखा अभी इसमें अगर ये देखिए कि इनमें परिवर्तन हो गया, मान लीजिए कि IS कर्व जो है, यानी लोगों की बचत की मात्रा में कमी हो जाती है या लोगों की निवेश बढ़ जाता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है अथवा बचत की मात्रा में कमी से IS वक्र आपका क्या है, शिफ्ट होकर I1S1 हो जाएगा। ठीक है, ये I1S1 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि आती है। इसी प्रकार तो अब जब ये वृद्धि हो गया तो I1S1 कर्व ये आपस में एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस पॉइंट निर्धारण हो गया। लेकिन अब साथ में मान लीजिए LM कर्व भी शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो गया तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, हमारा R4 हो गया, और उसके अनुसार हमारी मुद्रा की मात्रा का डिटर्मिनेशन हो गया। LM कर्व में शिफ्ट हो गया, यानी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है, मुद्रा की मात्रा घटा दी गई है या लोगों की द्रव्य की तरलता पसंदगी बढ़ जाए। जब अगर ये LM कर्व आपका इस तरफ शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है मुद्रा की मात्रा में कमी हो रही है, और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो LM कर्व आपका इस तरफ शिफ्ट होता है। इसी प्रकार से द्रव्य की तरलता पसंदगी बढ़ जाती है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तरलता पसंदगी में कमी आ जाती है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से विनियोग बढ़ जाता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, बचतें कम हो जाती हैं तो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और बचत अधिक हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इस कर्व को। अतः स्पष्ट है कि ने आधुनिक सिद्धांत में निवेश मांग अनुसूची, मुद्रा की मात्रा तथा द्रव्य की तरलता पसंदगी चारों तत्वों का एकीकरण कर ब्याज किसी में भी परिवर्तन परस्पर संबंधित होने से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ब्याज की दर इस दर पर अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संतुलन के साथ साथ वास्तविक संतुलन को भी बताती है। आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।